हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशन लैब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 2 में एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर एक टॉपिक है जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और ये 1910 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था। ये टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहली बार आइंस्टाइन ने बताया था इसके बारे में कि इस टाइप से भी कुछ चीज़ें होती है। और ये बहुत ही इस टाइप का टॉपिक है कि लोगों को भरोसा नहीं होता इस कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आज भी जब पढ़ते तो लोगों को ऐसा लगता है यार ऐसे कैसे सोच लिया इस बंदे ने। तो आइंस्टाइन को जिस चीज़ के लिए ऐसा सोचा जाता है कि इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था या एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उसकी वजह यही थी कि इन्होंने ऐसी चीज़ सोची जो बाकी दुनिया नहीं सोच पाई, या एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है वो कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो इस टाइप का इन्होंने कुछ बताया था, और वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में इस पूरा यूनिट के अंदर हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कुछ जैसे आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा कि वो क्या क्या पढ़ना आपके सिलेबस में। इस यूनिट नंबर 2 में काफ़ी सारा मैथमेटिकल पोर्शन है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा मैथमेटिकल चीज़ें चलेगी। और वो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, और फिर उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकता है। बट ऐसा है कि आप इसको अगर सही से प्रैक्टिस करके लिख के करोगे ना तो ये हो जाएगा। मैं आपके सिलेबस में क्या उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले मैं इससे रिलेटेड की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उससे क्या पता चला और क्या इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी क्या है, पहले मैं बात करता हूँ रिलेटिविटी को, जिसको बोलते हैं आपेक्षिकता। तो आपेक्षिकता या रिलेटिविटी का क्या मतलब है। देखिए, ये वाला इक्वेशन सबने सुना होगा, कोई नॉन साइंस स्टूडेंट या साइंस वाला स्टूडेंट है, सब लोगों को E=mc² के बारे में कहीं ना कहीं पे सब लोग सुने हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही की वजह से आया था। इसी का एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे चल के। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि रिलेटिविटी क्या है। व्हाट इज रिलेटिविटी। आपेक्षिकता का क्या मतलब होता है। आपेक्षिकता क्या होता है। आपेक्षिकता देखो ऐसा है, आपेक्षिकता का क्या मतलब है, इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले तो मैं बात करूं तो एक तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चिरसम्मत जो पुराना क्या मान्यता थी कि क्या रिलेटिविटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। फिर आपके है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए आइंस्टाइन जाने जाते हैं। ये जो इक्वेशन है और पूरा चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे है, इसको बोलते हैं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है। मैं लिखवाऊँ, मैं थोड़ी चीजें अभी हेडिंग वगैरह लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स तो मिल जाएंगे आपको। तो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत ये है पूरा इस चैप्टर का जो पढ़ने वाले हैं। एक इसके बाद में भी आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 3 टाइप की चीजें एक तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करूंगा, रिलेटिविटी के बारे में बात करूंगा कि आपेक्षिकता क्या है या आपेक्षिकता की पुराना चिरसम्मत सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। वो सिंपल सा ऐसा है, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी चीज का जो मेजरमेंट करते हो, आप मापन करते हो, कोई भी चीज मेजर करते हो तो वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। ऐसे आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मैं ये बोलना चाहूं कि ये लड़की मोटी है, या मैं ऐसे बोलूं ये लड़की पतली है, तो ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। आप ये अधूरा सेंटेंस है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते आप कि ये कोई मोटा है या कोई ये पतला है। इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि आप किसके कंपैरिजन में बोल रहे हो। जैसे अगर ये बोले कि ये मेरे हिसाब से पतली है, मेरे अकॉर्डिंग ये बोले, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये पतली है, लेकिन ये बोले कि मेरे अकॉर्डिंग पतली है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो पतली है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये मोटी है, इसके कंपैरिजन में मोटी है, इसके कंपैरिजन में पतली है। तो कोई भी सेंटेंस का तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप ये नहीं बता दो कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो आपेक्षिकता का मतलब है किसके सापेक्ष बात कर रहे हो। निरपेक्ष चीजों का कोई मतलब नहीं होता, एब्सोल्यूट चीजों का कोई मीनिंग नहीं होता। कोई भी चीज बतानी हो तो किसी ना किसी के सापेक्ष बतानी पड़ती है, इसको बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। हर चीज आपेक्षिक होती है। जैसे
मैं बोलूँ कि दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है ना, तो 250 किलोमीटर कहाँ से ये बताना पड़ेगा। 250 किलोमीटर दूर है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं, इससे आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ से। हो सकता है कि वो मेरठ से 400 किलोमीटर दूर है, जयपुर से हो सकता है कि वो 200 किलोमीटर दूर हो, तो आप 250 किलोमीटर बता रहे हो, कहाँ से बता रहे हो। तो आप कोई भी मेजरमेंट करते हो ना, तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, किसी ना किसी के सापेक्ष में करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेटिविटी है कि हर चीज क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट करते हो वो रिलेटिव होता है, किसी ना किसी के आपेक्षिक लिया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। चलो, ये नॉर्मल क्लासिकल रिलेटिविटी था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से रिलेटिविटी को कैसा समझा जाता था पहले, जब आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी है ना, इस थ्योरी से पहले हम लोग क्या समझते थे रिलेटिविटी के बारे में, वो कहानी है ये। इसको बोलते हैं क्लासिकल रिलेटिविटी, चिरसम्मत सिद्धांत, जो कि बाद में जाके पता चला कि पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तभी आइंस्टाइन को जरूरत पड़ी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने की, ठीक है। जैसे मैं इसकी कुछ चीजें बताता हूं। ऐसा है कि मान लो कि इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से ऐसा हुआ कि जैसे मान लो कि ट्रेन चल रही है, ये बस चल रही है, एक बस चल रही है, यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर बैठा है और ये बस जा रही है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, रोड पे खड़ा है, ठीक है। ये बंदा ये बोलेगा कि मैं तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ और ये बस उधर जा रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कंडक्टर ये बोलेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, ये आदमी पीछे जा रहा है, ये भी सही बोल रहा है। अब हम लोग सोचेंगे नहीं ये तो गलत बोल रहा है, बस जा रही है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल चीज कुछ नहीं होती, कौन किसके सापेक्ष बात कर रहा है उस चीज का मीनिंग है। मतलब ये अपने हिसाब से सही है, इसके अकॉर्डिंग बस जा रही है, लेकिन यहां पे जो कंडक्टर बैठा है उसके अकॉर्डिंग बस तो रुकी हुई है, क्योंकि ये बस रुकी हुई कैसे बताएगा कि ये अभी थोड़ी देर पहले ड्राइवर इससे मान लो 5 मीटर की डिस्टेंस पे था, तो थोड़ी देर बाद में भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे ही है, इसका मतलब बस रुकी हुई है। तो इसके हिसाब से ये खुद रुका हुआ है, ये इधर जा रहा है पीछे की तरफ। आई बात समझ में। तो क्या है मेजरमेंट लेने का तरीका, क्या है, ये है कि कोई भी जो चीज है खुद को स्टेशनरी मान सकती है, दूसरा उसके लिए मूव कर रहा है। आगे बात समझ में। तो जैसे इसके लिए ये खुद रुका हुआ है, ये पीछे जा रहा है, इसके लिए ये बस आगे जा रही है, खुद रुका हुआ है। तो इसका मतलब कौन सही है, दोनों ही सही है। इसके हिसाब से ये सही है, तो और इसके हिसाब से ये सही है। जो भी मेजर करते हैं ना, जो भी मापन करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। इसको हिंदी में बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी मापन करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसको फिर आगे जाके बोला गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। जैसे इसके सापेक्ष ये मेजर कर रहा है ना कोई चीज, तो इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये इसका निर्देश तंत्र हो गया। मतलब ये अपने एक्स यहाँ पे बैठा ओरिजिन पे, ये अपने मूल बिंदु पे बैठा और ये सारी चीजों को मेजर करेगा। तो इसका जो मेजर का जो पैरामीटर्स है, ये इसका निर्देश तंत्र हो गया, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें जो बैठा है इसके हिसाब से चीजें अलग हो रही है, तो इसका अपना एक निर्देश तंत्र है जिसके हिसाब से ये मेजरमेंट लेता है, तो इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इसका ये निर्देश तंत्र हो गया। तो एक निर्देश तंत्र ये हो गया, एक। तो जो भी कोई भी मेजरमेंट करता है ना, उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र या ऑब्जर्वर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट करता है, जो भी मापन करता है चीजों का, जैसे मैं किसी चीज के बारे में मेजरमेंट ले रहा हूं, तो मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा एक निर्देश तंत्र है, उसके हिसाब से मैं मेजर करूंगा। ये जा रहा है तो इसका एक निर्देश तंत्र होगा। जो भी मेजरमेंट करता है उसका एक निर्देश तंत्र है, उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं एक तरीके से अपन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, चलो ठीक है, ये चलो क्लियर है। अब सुनना बात को। अब क्या है, जैसे कुछ चीजें हैं, मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे काम करती है। जैसे ऐसा है, इस रिलेटिविटी के हिसाब से ये रिलेटिविटी गलत कहां पर हो गई, ये रिलेटिविटी गलत कैसे हो गई, इसके बारे में बात कर रहा हूं कि आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी उसको आने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका लॉजिक ये है कि जैसे मान लो कि एक बस जा रही है 30 की स्पीड में,
30 किलोमीटर पर आवर। एक इधर से बस आ रही है 40 की स्पीड में, ठीक है, क्लियर है। तो ये 30 की में जा रही है, कौन बता रहा है, ये यहाँ पे एक बंदा बैठा है, वो बोल रहा है कि ये 30 की में जा रही है और ये 40 की में आ रही है। लेकिन इस ये है, जैसे मान लो कि ये बाइक वाला है, ये बाइक लेके जा रहा है ना, तो ये खुद 30 की में जा रहा है, 40 की इधर से आ रही है, तो इसके हिसाब से ये कितने में आएगी, 30 + 40। अरे आप अगर खुद बाइक लेके जा रहे हो और उधर से भी कोई स्पीड जाए तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है ना। यही होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसकी स्पीड और उसकी स्पीड ऐड कर दो, उतनी तेज स्पीड से जाता हुआ दिखता है। होता भी यही है कि अपन रोड पे खड़े रहते हैं तो अपने को बाइक जो सामने से आ रही है वो धीरे चलती हुई दिखती है, लेकिन अपन खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो फास्ट चलती हुई दिखती है, मतलब वो स्पीड ऐड हो जाती है। ये 30 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, ये कितने को 70 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा वो आपको, समझ में आया, इसको 70 की स्पीड से दिखेगा। ये जो आपने ये ऐड कैसे किया, ये ऐड करने के लिए जो आपने तरीका अपनाया ना वो क्लासिकल थ्योरी था। कौन सा था, क्लासिकल, चिरसमय सिद्धांत, मतलब जो पहले एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट लिए जाते हैं। अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा है इधर से और ये 30 की स्पीड में आ रहा है तो टोटल इसको कैसा लगेगा, 50 की स्पीड में लगेगा। आगे बात समझ में। तो ये चीजें जो है, या जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना बचपन से ही, 8th 9th से इस टाइप के आप चैप्टर पढ़ते हो, इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, तो आप इसको कितनी स्पीड से लगेगी गुजरने में, उनको एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेवलिंग टाइम कितना लगेगा, वो जो चीज़ें मेजर करते हो ना, उसमें जो आप मैथमेटिक्स यूज करते हो, वो मैथमेटिक्स इसका जो क्लासिकल थ्योरी से निकल के आया है वो मैथमेटिक्स है, लेकिन वो एक्चुअल में गलत है। कैसे ये गलत कैसे, इसके बारे में सुनना। अभी पता चल रहा था अपने को कि यहां से 30 की स्पीड में आ रहा है कोई, इधर से 30 की में आ रहा है, तो दोनों कितने की हो जाएगी, 60 की। ये ठीक था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही चल रहा था गेम। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगी, जैसे यहां से कोई टॉर्च जला रहा है, टॉर्च जला रहा है तो उससे लाइट निकल के आएगी, लाइट निकल के आएगी ना। अब लाइट निकल के आ रही है तो उसका स्पीड कितना है, c। प्रकाश का वेग कितना होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, c। प्रकाश का वेग जो होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। इधर से आ रहा है एक बंदा, ठीक है, वो मान लो 50 की स्पीड से आ रहा है, और इधर से ये एक मतलब गाड़ी आ रही है, वो अपना जो हेडलाइट है वो जला रहा है, तो उसकी लाइट की स्पीड है c। ये है, लाइट को देख रहा है, ये वाला लाइट को देख रहा है, तो इसको लाइट की स्पीड कितनी दिखेगी, c + 50, क्योंकि ऐड हो जाती है ना, c + 50। इसका मतलब है लाइट की स्पीड कितनी होगी, c + 50। जबकि एक थ्योरी था उसके हिसाब से ऐसा होता है कि इस दुनिया में सबसे जो तेज स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है c, और c से ज़्यादा तेज स्पीड किसी की हो नहीं सकती। पर यहाँ तो c + 50 मतलब ज़्यादा हो गई, मतलब ये गड़बड़ हो गया। तो या तो ये गलत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की नहीं, लाइट से तेज हो सकती है, या फिर ये गलत है, ये कैलकुलेशन। और फिर बाद में जाके पता चलता है कि यही गड़बड़ है, इसमें मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ये जो आप जो ये मैथमेटिक्स बनाया हो ना, इसी में मिस्टेक है। और इसमें मिस्टेक का पता चला तो उसके बाद में एक अद्भुत चीज हुई, देखने को मिली, और वो ऐसा है कि लोगों को भरोसा नहीं हुआ। वो ऐसा है कि उसके हिसाब से चीजें बदल गई। चीजें ये बदल गई कि दुनिया में लाइट की स्पीड के अलावा सारी चीजें सबके लिए अलग अलग होती है। कि लाइट की स्पीड तो सबके लिए सेम होती है, आप भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबके लिए लाइट की स्पीड सेम होगी, बट लेकिन और बाकी चीजें अलग अलग होगी। क्या? जैसे टाइम भी सबके लिए अलग अलग होगा। मेरी घड़ी में टाइम अलग चल रहा है और कोई दौड़ रहा ना, उसकी घड़ी में टाइम अलग चलेगा। जैसे मैं मेरी घड़ी को मैच कर लेता हूं किसी एक बंदे, जैसे एक बंदा यहाँ पे मैं, हम दोनों ने अपनी घड़ी मैच कर ली, ठीक है, दोनों ने मैच कर ली, दोनों में टाइम सेम है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एक्यूरेट है। अब वो एक बाइक लेके बहुत तेज स्पीड से चल रहा है और मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं मेरी घड़ी में जो टाइम मेजरमेंट करूंगा और उसकी घड़ी में जो टाइम मेजरमेंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ी देर बाद में बोलूंगा कि इतना टाइम हो गया, अब तो उसकी घड़ी में टाइम अलग हो जाएगा। तो ये चीज देखने को मिलती है।
ये मतलब टाइम अलग अलग होने लग गया, टाइम ही नहीं लेंथ भी अलग अलग होने लग गई। कैसे? अभी ये भरोसा ही नहीं हुआ था। जब आइंस्टाइन ने पहली बार इस चीज के बारे में इस तरीके से बोला तो लोगों को कोई भरोसा नहीं हुआ था कि हाँ ये चीज होती है, पर होता है। क्या है? जैसे क्या क्या चीजें देखने को मिली। फिर आया ना ये जो थ्योरी आइंस्टाइन ने दिया, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इसके बारे में तब जाके बात होने लग गई कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कमाल की चीज हुई। क्या? इसमें कुछ चीजें, 3-4 चीजें बताई गई। एक तो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं लंबाई में संकुचन। हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर बाद में चीजें करवाऊंगा तब समझ आ जाएगा। लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लंबाई में संकुचन का मतलब यह है, लंबाई में संकुचन का मतलब यह है क्या कि जैसे मान लो कि एक बंदा है, केजरीवाल जी, ये झाड़ू पे बैठे हैं। केजरीवाल जी झाड़ू पे बैठे, ऐसी बात है ये सेम वैसे कि एक बस के अंदर कंडक्टर बैठा है। मतलब केजरीवाल जी झाड़ू पे बैठे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये झाड़ू इनके लिए रुकी हुई है, झाड़ू इनके लिए रुकी हुई है। तो केजरीवाल जी के लिए झाड़ू की लंबाई जो है, इसकी लेंथ है मान लो 2 मीटर का है। ये झाड़ू कितने का है? 2 मीटर का। लेकिन ये झाड़ू लेके इस हैरी पॉटर की तरह इधर जा रहा है किसी स्पीड से, मान लो ये 20 स्पीड से इधर जा रहा है। तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ना, उसके लिए तो ये झाड़ू चल रही है एक तरीके से, झाड़ू 20 स्पीड से जा रही है। केजरीवाल जी के लिए रुकी हुई है, तो केजरीवाल जी के लिए इसकी जो लेंथ है 2 मीटर है। लेकिन इसके लिए ये झाड़ू या केजरीवाल जी स्पीड से 20 स्पीड से जा रहे हैं, तो इसके लिए इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर नहीं रहेगी, 2 मीटर से कम हो जाएगी। मतलब लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लंबाई में संकुचन हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये वाकई में होता है। मतलब यहाँ पे जो खड़ा है बंदा, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंथ अलग होगी, और जो मूव कर रहा है, जो गतिशील निर्देश तंत्र है, जो मूविंग फ्रेम है, उसके लिए लेंथ डिफरेंट होगा। ये चीज देखने को मिली। ये लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा होता है क्या। आपको भी नहीं हो रहा हो यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। ये अपने को नॉर्मली रियलाइजेशन क्यों नहीं होता, इसका एहसास क्यों नहीं है इस चीज का? क्योंकि हम लोग ये इफेक्ट कब ज्यादा देखने को मिलता है? जब स्पीड कितनी हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। इतनी स्पीड जब इसके आसपास स्पीड होती है ना, इससे थोड़ी कम, तब जाके हम लोगों को ये एहसास होता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो, इसलिए अपने को नॉर्मली ये डेली लाइफ में फील नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ से देखने को मिलता है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरा, टाइम डायलेशन की बात करते हैं। टाइम डायलेशन को बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का तो हो गया। टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन को बोलते हैं काल वृद्धि। मतलब इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक बंदा है, वो यहाँ पर बैठा है, ये इसका खुद का निर्देशन हो गया। जैसे मैं हूँ, मैंने घड़ी बांध रखी है, ये मेरा वॉच है, मेरा रिस्ट वॉच है, और मैं इसमें टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। मेरी घड़ी में कुछ टाइम रहेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। एक बंदा है, यहाँ से 20 स्पीड से जा रहा है, घड़ी बांध के भाग रहा है, ये समझ लो, घड़ी बांध के 20 स्पीड से भाग रहा है, और v जो है वो बहुत तेज है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, प्रकाश के वेग के नज़दीक इतनी तेज भाग रहा है। मतलब आप मान लो कि कोई स्पेसशिप में बैठ के जा रहा है, या कोई ट्रेन इतनी तेज चल रही है, एग्जाम्पल ले लो, इतनी तेज ट्रेन चल नहीं सकती, लेकिन आप मान लो एक बार, अगर ये इतनी स्पीड से चल रहा है और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, स्टार्टिंग में दोनों का टाइम सेम है मान लो, लेकिन अब इसकी घड़ी में टाइम अलग चलेगा, इसकी घड़ी में टाइम अलग चलेगा, तो दोनों की घड़ियों में टाइम अलग अलग रहेगा। मतलब टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, आपेक्षिक होता है। मतलब कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है, कौन से निर्देश तंत्र में बात करें उस पर डिपेंड करता है। टाइम सबके लिए सेम नहीं होता है, ये फैक्ट है। टाइम सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन डेली लाइफ में हम इस चीज़ को लगाते नहीं है, क्योंकि इतनी तेज स्पीड से ये चीज़ें चल नहीं पाती, बहुत तेज स्पीड से चलती है, तब जाके वो इतना थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आ रही बात समझ में? तो ये टाइम का भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबके लिए टाइम अलग अलग होता है। तो इस निर्देश तंत्र में टाइम जो है, मान लो टाउ है, मान लो कुछ भी है, 5 घंटे आ गया, और इसके अंदर जो टाइम है मान लो टाउ नॉट है, वो टाइम कुछ अलग होगा, वो टाइम 4 घंटे है। मतलब ये जो टाइम होगा ये बढ़ जाएगा एक तरीके से, लेंथ तो कम हो जाती है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, टाइम डायलेटेड हो जाता है।
काल में वृद्धि हो जाती है, समय में वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं काल वृद्धि, टाइम डायलेशन। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, टाइम का आइडिया ले लेते हैं हम लोग। टाइम की बात चल रही है तो 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ देखने को मिली कि लेंथ भी अलग अलग होता है, टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता कौन देख रहा है, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, कौन से फ्रेम में बात कर रहे हो। तो टाइम भी अलग होगा, लेंथ भी अलग होगी। अभी मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा, अभी मैथमेटिकल पोर्शन पे नहीं आया, अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं। ठीक है, और दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस जो टाइम डायलेशन है ना, इसका इफेक्ट बताता हूं मैं। एक ऐसा है, जैसे मान लो कि ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे था और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये मान लो, ये भी यहीं पे थी, अर्थ पे थे दोनों। ठीक है, इन दोनों की एज सेम थी, मान लो 20-20, दोनों की एज ये है 20-20। अब क्या किया गया, ये बंदा तो यहीं पे अर्थ पे रुक गया और इस बंदी को एक स्पेसशिप में बिठा के वी वेलोसिटी से, बहुत तेज स्पीड से किसी एक डायरेक्शन में भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ सालों बाद में ये लौट के वापस आती है। अब इसके हिसाब से तो मान लो कि इसको गए हुए और जाके वापस आने में जो टाइम लगा, इस बंदे के हिसाब से मान लो 50 साल, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, आप ये समझ लो कितने हो गए, 50 साल। इसके हिसाब से कितने हो गए, 50 ईयर्स। इसको लौट के आने में टोटल टाइम कितना लगा, 50 ईयर्स। लेकिन इसकी घड़ी में, मतलब इसकी घड़ी में 50 साल पूरे हो गए, एक समझ लो आप, घूमते घूमते 50 साल गुजर गए इसकी घड़ी में। लेकिन इसकी घड़ी में 50 साल नहीं निकलेंगे, 50 से कम निकलेंगे। और ये ऐसा वाकई में होता है, ऐसा नहीं कि कोई घड़ी खराब हो गई थी या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा वाकई में होता है, क्योंकि इसकी घड़ी में टाइम अलग चलेगा, ये अलग स्पेस हो गया, ये अलग फ्रेम हो गया। तो इसकी घड़ी में सपोज ये मान लो कि 45 साल ही गुजरे, तो अब इसकी एज क्या हुई, 20 का तो पहले था, 50 और निकल गए तो 70 साल का हो गया ये बंदा, तो ये तो हो गया बुढ़ा। लेकिन ये 45 + 20 65 की हुई है, ये भी बुढ़ी हो गई, लेकिन ये उतनी बुढ़ी नहीं हुई। तो ये ज्यादा बूढ़ा हो गया, ये जवान रह गई थोड़ी। ये अजीब सा है, भरोसा भी नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ये इफेक्ट कब देखने को मिलता है, ये इफेक्ट ऑब्जर्वेबल तो तब हो पाता है, मतलब आप एहसास कर सको, डिफरेंस कर सको, ये तब हो पाएगा जब आपकी जो स्पीड है वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो, प्रकाश के वेग के आसपास हो ना आपका वेग। इसका जो इसको भेजा है ना, इस स्पेसशिप का वेलोसिटी इतना ज़्यादा होगा ना, तब जाके ये हो पाएगा, मतलब आप इस पर ज़्यादा डिफरेंस। लेकिन इतना तेज हो नहीं सकता, तो इसलिए डेली लाइफ में हम लोग इस चीज़ को देख नहीं पाते, इसलिए हमको भरोसा नहीं होता। वैसे इसका 1971 में 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब 4 एरोप्लेन्स को भेज दिया, उनमें 4 क्लॉक रख दिए। ठीक है, एक क्लॉक तो अर्थ पे रख लिया और 3 एरोप्लेन को भेज दिया, उनमें क्लॉक रख दिया, उनका टाइम एक्यूरेट मैच कर लिया गया, उनको भेजा गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर वो वापस आए लौट के। जब वापस आए ना, तब देखा गया कि उनमें टाइम का डिफरेंस आ गया। जैसे एक में तो मान लो कि 2 मिनट हो गए, एक में थोड़ा कम टाइम है, एक में दूसरे में अलग टाइम है, दूसरे में अलग टाइम, मतलब सब में अलग अलग टाइम आया। लेकिन उनमें जो डिफरेंस आया वो कितना आया, कुछ नैनो सेकंड का, मतलब 1 सेकंड का भी 10⁹ हिस्सा है, इतना सा डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है इतनी हम लोग दे ही नहीं पाते, इसलिए ये डेली लाइफ में हम लोग देख नहीं पाते। अब दुनिया में अभी हम जो अपने पास में जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो एरोप्लेन से ज़्यादा तो किसी का वेलोसिटी हो नहीं सकता ना, तो अपने पास एरोप्लेन से ही एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें नैनो सेकंड का जो डिफरेंस आया वो आया। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो आना चाहिए था और वो कैलकुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटली मैच हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है। तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे केवल लगता है, ऐसा वाकई में होता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस चीज़ पे काम करती है, ये वाकई में होता है ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस चीज़ की वजह से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से देखने को मिले। एक दूसरी चीज़, जो लास्ट एक फाइनल चीज़ बता रहा हूँ, मास रिलेटिविटी। द्रव्यमान में भी फर्क पड़ता है, अपन ने बात की लेंथ में फर्क पड़ता है, दूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, टाइम भी चेंज होता है। बाद में आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप जो वीमा लिखते हो ना, वीमा डायमेंशन, M, L और T, ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाती है।
लेंथ तो चेंज होती है, टाइम भी चेंज होता है, मास भी चेंज हो जाता है। ये मास की बात बताई थी आइंस्टाइन ने और उससे ये इक्वेशन आया था इक्वल टू mc²। यहाँ पे जाके पूरी कहानी क्लियर होती है। उससे पहले ये जो लेंथ और टाइम की चीज़ है ना, लोरेंज नाम का एक साइंटिस्ट था, लोरेंज, उन्होंने बताई थी। अब इसकी कहानी पढ़ेंगे, लोरेंज के बारे में पूरा मैथमेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे। लोरेंज ने बताया था वो, ये आइंस्टाइन जी तो यहाँ पे आया है, इक्वल टू mc² दिया ना, यहाँ पर आया और यहाँ पे जाके इस थ्योरी को बताया। फिर उन्होंने इसको बोलते हैं, यहाँ पे बताया उन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में फिर बात करेंगे कि ऐसा क्या है इस चीज़ में, या क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन ये यहाँ पे जाके पता चला कि जो द्रव्यमान है ना, वो भी सबके लिए अलग अलग है। आपको लग रहा है कि कोई 5 किलो का द्रव्यमान है, 5 kg है, अगर वो मूव करेगा ना, गतिशील होगा, तो उसका मास चेंज हो जाएगा, मास बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो बात करेंगे वो इसके अंदर जब स्टार्ट करेंगे ना पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन, तब बात होगी। ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे मैं जो है क्लास ले रहा हूँ IIT जेम्स या SR नेट की, तो किसी को वो पढ़नी हो तो वो भी यूट्यूब पे आ रही है अभी। तो ये जो मैं चीज़ें बताया ना, इसके बारे में डिस्कशन होगा डिटेल में। आपके जो सिलेबस में है ना, वो इस पर इतना ज़्यादा बात नहीं है, आपकी मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा चलेगी। ठीक है ना, तो आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ी अलग वे में चीज़ें पढ़ेंगे, IIT जेम्स या SR नेट के हिसाब से अलग चीज़ें पढ़ेंगे। जो अभी मैंने ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया ना, इन चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे IIT जेम्स या SR नेट में। तो लेकिन आपके सिलेबस में कुछ अलग चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है तो यही, लेकिन इसमें अलग वे में बात करने वाले हैं। तो ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे क्या होता है, इससे पता चला कि हर चीज़ के लिए जो आप किसके हिसाब से मेजरमेंट ले रहे हो, मापन किसके हिसाब से कर रहे हो चीज़ों का, उसके हिसाब से अलग होगा। कोई दूसरा कर रहा है तो उसके हिसाब से अलग होगी चीज़ें। इवन टाइम भी अलग होगा, लेंथ भी अलग होगी, मास भी अलग होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं थी, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स के डेटा गड़बड़ हो गए थे। तो ये चीज़ें बताई थी लोरेंज भाई साहब ने। तो लोरेंज ने बताया लेंथ और टाइम के बारे में, मास का बताया था आइंस्टाइन जी ने। ठीक है ना, और इन्होंने थ्योरी दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आपके सिलेबस वाइज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, बट ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ था। ये रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था, पहली बार किसी ने बताया कि अच्छा यार ऐसा है। तो आप ये समझो कि जो प्रैक्टिकली उस टाइम पे तो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि इनको प्रैक्टिकली करके देख सके, आज भी नहीं करके देख सकते। 1971 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन आइंस्टाइन तो शायद उससे पहले मर गए थे। तो ये चीज़ तो बाद में जाके हुई, लेकिन उन्होंने तब सोचा है ऐसा कि ऐसा होता है। तो ये उनकी माइंड की उपज थी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने न्यूटन की तरह देखे, एप्पल गिरा के देखा, फिर एप्पल गिरा के देखा, फिर एप्पल गिरा के देखा, 10-15 बार करके देखा, तो सोचा कि अच्छा इस स्पीड से जा रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से इक्वेशन बना दिया। न्यूटन जी ने तो ऐसा ही किया था ना, एक्सपेरिमेंट, किसी को धक्का मारा, फिर किसी को धक्का मारा, फिर किसी को धक्का मारा, पुश किया, फोर्स लगाया, और उसके हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से इक्वेशन बना दिया उन्होंने। वो चीज़ आसान लगती है, बट ये चीज़ सोचने में बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए